पहले बात 5 राज्यों में हुए चुनावों के बाद अब नतीजों की बारी है। नतीजे तो 5 राज्यों के आएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें बंगाल और असम के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि यहां साख और वर्चस्व की लड़ाई में बीजेपी के साथ सीधा मुकाबला है। बंगाल में टीएमसी और असम में कांग्रेस के साथ बीजेपी की सीधी फाइट है। बस थोड़ा इंतजार, क्योंकि कल है रिजल्ट का दिन। तो सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। बंगाल की 294 में 293 सीटों पर नतीजे, सीट पर मतदान एक सीट पर रद्द हुआ है। यहां पर अब तक 21 मई को फिर से मतदान होगा और असम 126 सीट, केरलम में 140 सीट पर रिजल्ट आएगा। पुडुचेरी की 30, तमिलनाडु की 234 सीट पर रिजल्ट आएंगे। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम पर रहेगी। असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगा सकती है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनाएगी। एग्जिट पोल में दोनों राज्यों में बीजेपी सरकार बनने के आसार है। जनता के फैसले से किस पर मोहर लगेगी, यह अब देखने वाली बात होगी। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम में है। राजनीतिक दलों के साथ न्यूज 18 भी तैयार है। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे आपको। तो महीनों तक चले धुआंधार प्रचार, रैलियों और जुबानी जंग के बाद अब सन्नाटा तो है, लेकिन बेचैनी कम नहीं है। और नतीजों से पहले राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवार भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले एक बार फिर मौलाना जर्जिश का बवाली बयान सामने आया है। जर्जिश अंसारी की तकरीर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की उसे अब मुसलमान भुगतेगा। मौलाना ने कई और बातें कही। बस थोड़ा और इंतजार, फिर देश के राज्यों में हुए चुनावों को लेकर काउंटिंग शुरू होने वाली है। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम पर है, क्योंकि असम में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है, तो बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन सकती है। राजनीतिक दलों के साथ न्यूज 18 भी तैयार है। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे देखिए। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से 5 राज्यों के हर सीट की सबसे पहले और सटीक जानकारी मिलेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पूरे देश की निगाहें इन नतीजों पर होगी, तो हमने भी एक बड़ी तैयारी की है ताकि एक एक जानकारी अपने दर्शकों को उपलब्ध करवा सके। और इसकी एक बड़ी जानकारी हम आपको देंगे। बड़ी तैयारी यहां आप देख सकते हैं। अनिल को बोलूंगी, दिखाएं जरा। ये हमारा लाइव रिजल्ट हब है, जहां पर ये जितने भी कंप्यूटर आप देख रहे हैं, जितने भी सिस्टम आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट के लिए कई सिस्टम्स अलॉट हैं, और इन सभी सिस्टम पर सॉफ्टवेयर के जरिए हम लाइव अपडेट आपको सबसे पहले देंगे। नतीजों से पहले बंगाल में सियासी तपिश भारी है। दावे और आरोपों का दौर जारी है। काउंटिंग से पहले बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी ने टीएमसी पर बर्धमान में ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसपैठ की कोशिश का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय का आरोप है कि कोलकाता का ड्रामा सिर्फ एक मोहरा है। असली खेल तो बर्धमान में ईवीएम स्ट्रांग रूम में घुसपैठ की कोशिश थी। उधर सीएम ममता ने दावा किया कि टीएमसी 200 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं। ममता ने साफ कहा कि जब तक मैं न कहूं, काउंटिंग एजेंट डटे रहें। काउंटिंग एजेंट मतगणना केंद्रों को न छोड़ें। অনেকগুলো জায়গায় সিআরপিএফ খুবই গন্ডগোল, আমাদের ছেলেদের খুবই মারধর করে। তা সত্ত্বেও আমরা আশাবাদী যে কুরবানদীপ তো আমরা ক্রস করবো। कुल मिलाकर 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर सबकी नजर है। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हैं। सबकी नजरें जनता के फैसले पर हैं, जो ईवीएम में कैद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में वोटों की गिनती शुरू होने वाली है। सबसे ज्यादा नजर बंगाल और असम में है। राजनीतिक दलों के साथ न्यूज 18 भी तैयार है। न्यूज 18 के लाइव रिजल्ट हब से सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे आपको।
बंगाल समेत 5 चुनावी राज्यों के नतीजे आने वाले हैं। बंगाल चुनाव की पिच पर महीनों तक चले धुआंधार प्रचार, रैलियों और जुबानी जंग के बाद अब सन्नाटा तो है, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई है और नतीजों से पहले राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवार भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। बीजेपी के कई कद्दावर नेता और प्रत्याशी मंदिरों में कतारों में खड़े नजर आए। कोलकाता पोर्ट सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने काली मंदिर में पूजा की है और मां काली से आशीर्वाद मांगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता स्थित बगलामुखी मंदिर पहुंची और माता बगलामुखी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा उपासना की। आपको बता दें, मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक 8वीं महाविद्या है, जो अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर उन्हें असीम शक्ति प्रदान करती हैं और विजयी होने का आशीर्वाद देती हैं। अब जब ममता बनर्जी ने बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए तो इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और अब चुनावी माहौल के बीच उनके इस मंदिर दौरे के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच इस चुनाव में कड़ा मुकाबला है और ऐसे में ममता बनर्जी का बगलामुखी मंदिर जाना, वो भी मतदान के तुरंत बाद, कई सियासी संकेत देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महीनों तक चले धुआंधार प्रचार, रैलियों और जुबानी जंग के बाद अब सन्नाटा तो है, लेकिन बेचैनी कब नहीं हुई और नतीजों से पहले राजनीतिक दलों के कई उम्मीदवार भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले मुसलमानों को भड़काने यूपी का मौलाना जर्जिश अंसारी पहुंच गया है। जर्जिश अंसारी की तकरीर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि बंगाल वालों ने जो चुनाव में गलती की उसे अब मुसलमान भुगतेगा। मौलाना ने कहा, शेर से बचना है तो लोमड़ी बन जाओ, शेर का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो जेल चला जाऊंगा। बंगाल वालों, मुबारक हो तुम्हें, यही चाहते थे और यही तुम्हें मिल गया है। तो बिहार वालों का अंजाम देखकर, यूपी वालों का अंजाम देखकर और दूसरे इलाकों का अंजाम देखकर तुम थोड़ी देर के लिए लोमड़ी बन जाओ, लोमड़ी बन जाओ और हिकमत से काम लो। यही हिकमत तुम्हें आने वाले वक्त में शेर के जुल्म सितम से बचा सकती है। शेर को अगर पहचान गए तो मेरी तकरीर समझ जाओगे, लेकिन शेर का नाम मैं नहीं लूंगा, वरना फिर जेल में चला जाऊंगा। मौलाना जर्जिश अंसारी के बयान पर अयोध्या के संतों ने कड़ा ऐतराज जताया है। देखिए, मौलाना जर्जिश अंसारी का जो बयान है बहुत ही बेहुदापूर्ण बयान है, मूर्खतापूर्ण बयान है और संपूर्ण, चाहे वो मुस्लिम जनमानस हो, चाहे बंगाल के लोग हों, चाहे पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र के लोग हैं, वो समझ चुके हैं कि इन टुटपुंजिए नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। मौलाना बरेलवी ने जर्जिश अंसारी के बयान को मुसलमानों को उकसाने वाला बताया है, साथ ही सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। तरफ वो शेर बनने की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं शेर का नाम भी नहीं बताऊंगा, फिर वहां पब्लिक को कह रहे हैं कि लोमड़ी बन जाओ। तो ये क्या तुरफा तमाशा है? किस तरह की बेहुदा बातें हैं? इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की नजर में हेट स्पीच के दायरे में आती हैं। खुद हुकूमत को चाहिए सविता संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसी बयानबाजियों पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो इस तरह से सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, उनको निराशा भी हाथ लगेगी, क्योंकि अब इस तरह के जो तत्व हैं, इस तरह की जो ताकतें हैं, वो पूरी तरह से हताश निराश हो चुकी हैं। उनकी बात का समाज पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और जो उनके प्रयास है वो कानून की निगाह में, कानून अपनी सख्त कार्रवाई करेगा। इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिश अंसारी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। यूपी के मुसलमानों को बंगाल शिफ्ट होने की सलाह भी दे चुके हैं। इतना ही नहीं, हिंदू त्योहारों पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। अब उनके इस नए बयान पर एक्शन की मांग हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के हवाले से खबर है कि करीब 25 मिनट तक चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच बिहार में कैबिनेट विस्तार पर चर्चा हुई। नए मंत्रियों के भी शामिल होने पर बात हुई है।
2026 के सबसे बड़े चुनावी नतीजों से पहले बिहार की सियासत दिल्ली में शिफ्ट हो गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने रविवार को दिल्ली में ताबड़तोड़ दिग्गज नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात की ये 6 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि सम्राट चौधरी का दिल्ली दौरा कितना अहम है। सम्राट चौधरी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नित्यानंद राय, ललन सिंह और जीतन राम मांझी से मुलाकात की। लेकिन सबसे बड़ी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से थी। सम्राट चौधरी और अमित शाह के बीच करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक सम्राट चौधरी की अमित शाह से मुलाकात के दौरान सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई, जिसमें नए मंत्रियों को शामिल होने पर बातचीत की गई। बीजेपी कोटे से 16 मंत्री बनाए जाने हैं, ऐसे में 3 नए मंत्री बनाए जाएंगे। इसके अलावा पिछले साल नीतीश कैबिनेट में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्रियों में से क्या कोई बदलाव होगा, क्या कुछ मंत्री बदले जाएंगे या उनका विभाग बदला जाएगा, इस पर भी गहन मंथन हुआ। पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की भूमिका क्या होगी, कौन सा मंत्रालय उन्हें मिलेगा, इस पर भी बातचीत हुई। शाह और सम्राट के बीच बातचीत से क्या निकला, इससे पर्दा जल्द उठ जाएगा। माना जा रहा है कि 5 राज्यों के चुनाव की मतगणना के बाद जल्द ही बिहार में कैबिनेट विस्तार होगा। सीएम सम्राट चौधरी के दिल्ली दौरे में नई सरकार की रूपरेखा तैयार हो गई है। अमित शाह से सम्राट की मुलाकात के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि सब कुछ फाइनल हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। पुलिस के एक्शन से अपराधियों में टेंशन। बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। ताबड़तोड़ एनकाउंटर से कांप रहे अपराधी। गोलियों का हिसाब अब गोली से ही जवाब। ठोकोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का निदान हमारी सरकार करते रहेगी। अपराधियों का शुरू हो गया पिंडदान। अब यूपी की तरह बिहार में भी ऑपरेशन क्लीन और ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सम्राट चौधरी साफ कर चुके हैं कि अपराध के खिलाफ उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर ही काम करेगी, जिसके बाद पुलिस ने भी अपराधियों के खिलाफ फाइनल वॉर शुरू कर दिया है। अपराध करोगे तो यमराज के पास जाओगे। सीएम सम्राट ने जो कहा वो किया। अपराधियों में कानून का डर लौट रहा है। अब एक्शन मोड में है सिस्टम। बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए ऐसे कई अपराधियों का निदान हमारी सरकार करते रहेगी। ये वही सख्ती है जिसका वादा किया गया था। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जैसा कहा वैसा किया। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बिहार में अपराधियों की शामत आ गई है। जी हां, बिहार में अपराधी अब सावधान हो जाएं। अगर गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोलियों से ही जवाब देगी, क्योंकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कड़े तेवर के बाद पुलिस अब किसी भी सूरत में अपराधियों को छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। यही वजह है कि पिछले 5 दिनों में पुलिस ने 3 एनकाउंटर किया है और इसमें 2 अपराधियों को यमलोक भी पहुंचा दिया है, जबकि तीसरे अपराधी को लंगड़ा कर अस्पताल में पहुंचा चुकी है। और पुलिस का आगे भी यही तेवर रहने वाला है। बात करते हैं सिवान की, जहां 3 दिन के भीतर 2 एनकाउंटर को अंजाम देकर पुलिस ने अपराधियों को घुटने पर ला दिया है और ये संदेश भी दे दिया है कि गोली चलाने वाले अपराधियों का इसी तरह से इलाज किया जाएगा। 30 अप्रैल को पहले अपराधी छोटू यादव को गोली मारकर लंगड़ा दिया और 3 मई को गोली के जवाब में पुलिस ने सोनू यादव को ढेर कर दिया, जिसके बाद अपराधी थर थर कांप रहे हैं। उक्त अपराधियों ने 2 मोटरसाइकिल में जो कि लोग सवार थे, पुलिस टीम को देखते ही उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई।
जब फायरिंग रुकने के बाद पुलिस टीम ने उतर करके घटनास्थल पर जाकर के देखा तो वहाँ एक व्यक्ति घायल पड़ा हुआ था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। सदर अस्पताल में इलाज के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई। दरअसल 29 अप्रैल की देर शाम गाड़ी सटने के मामूली विवाद में अपराधियों ने बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह के बहनोई चंदन सिंह और भांजे हर्ष को गोली मार दी थी, जिसके बाद इलाज के दौरान हर्ष की मौत हो गई थी, जबकि चंदन सिंह अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने इस घटना के 12 घंटे के भीतर जवाब दिया और अपराधी छोटू यादव का हाफ एनकाउंटर कर दिया, जबकि आज बरहड़िया में सुबह का सूरज निकलने से पहले ही पुलिस ने सोनू यादव की जिंदगी का अस्त कर दिया। पुलिस को अपराधियों के एक जगह जुटने की खबर मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई के लिए पहुंची तो अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां दागी और अपराधी सोनू यादव ढेर हो गया। तो देखा आपने, ये है बिहार की बदल रही कानून व्यवस्था की तस्वीर, जहां अपराधी खत्म हो रहे हैं और कानून का राज हो रहा है। अब अपराध करने पर सीधे मौत की सजा मिल रही है। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अंधेरे में इलाज और व्यवस्था से हारती जिंदगी, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरायकेला के राजनगर के सीएचसी में बड़ी लापरवाही सामने आई। टॉर्च की रोशनी में महिला की डिलीवरी कराने की कोशिश की गई, जिसके चलते महिला और उसके नवजात बच्चे की जान चली गई। इस घटना के बाद झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में। इरफान अंसारी, देख लीजिए अपना अस्पताल। मंत्री जी, काला चश्मा उतारिए, सच्चाई देखिए। अस्पताल बदहाल, कौन जिम्मेदार? राजनगर का हेल्थ सेंटर खुद बीमार, मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी, हादसा या सिस्टम की बड़ी लापरवाही? जी हां, सरायकेला में एक अस्पताल में बिजली कटने के बाद जो कुछ हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, या फिर सिस्टम की वो सच्चाई जिसे बार बार नजरअंदाज किया जाता रहा। बिजली गुल, अंधेरा गहराया और फिर मोबाइल की रोशनी के सहारे डिलीवरी कराई गई और इसी दौरान गर्भवती महिला और नवजात दोनों की मौत हो गई। राजनगर थाना क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां अस्पताल की बिजली कटने पर मोबाइल की रोशनी में डिलीवरी कराई गई, जिसमें गर्भवती महिला और नवजात बच्चे की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान विनीता बांद्रा के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि प्रसव के दौरान अस्पताल में न तो पर्याप्त मेडिकल सुविधा थी, न ही समय पर गंभीर स्थिति को संभालने की पूरी तैयारी थी। हालात बिगड़ने के बावजूद महिला को बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया गया, जिससे दोनों की जान चली गई। यही नहीं, उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीबी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा मोबाइल से, दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था। नर्स। स्थानीय लोगों का कहना है कि राजनगर सीएचसी में ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी यहाँ अव्यवस्था और लापरवाही के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य मंत्री से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है, जिस पर जेएमएम ने हमला बोला है। देखिए, राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी है और जो राजनगर खरसवा जिला के सीएचए में बिजली कटने के कारण टॉर्च से ऑपरेशन करके एक आदिवासी महिला और हमारे झारखंड के आने वाली पीढ़ी की मृत्यु हो गई। मैं मानता हूं ये हत्या है, तर्कसंगत है और निश्चित रूप से संवेदनशील सरकार है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा आग्रह भी होगा कि इस गंभीर विषय पर वो संज्ञान लेंगे और जरूरी जो भी लोग इसके पीछे संलिप्त हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर फिर सवालों के घेरे में है। बिजली गई तो अस्पताल में बैकअप क्यों नहीं था? आखिर करोड़ों खर्च के बाद भी अस्पताल का ये हाल क्यों है? क्या इस सिस्टम में ऐसी मौतें अब भी रोकी जा सकती हैं? यह है कि क्या इस पूरे मामले में स्वास्थ्य विभाग गंभीर होता है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देते हैं कि आने वाले फिर किसी बड़ी घटना का इंतजार किया जाता है? सरायकेला से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी।
और झारखंड सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के दावे कर रही है, लेकिन धनबाद के टुंडी प्रखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इन दावों की पोल खोल रही हैं। बैगनरिया पंचायत के गोबा कोला और साल पहाड़ प्राथमिक विद्यालयों में बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। कहीं जर्जर भवन खतरा बना हुआ है तो कहीं सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। दिखाती हैं रिपोर्ट। मौत के साए में पढ़ने को मजबूर नौनिहाल, बच्चों की पढ़ाई कम खतरा ज्यादा, स्कूल बदहाल सुरक्षा पर सवाल। धनबाद के टुंडी में 2 प्राथमिक विद्यालय, लेकिन हालत ऐसी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। टूटी हुई दीवारें, जर्जर छत, कहीं प्लास्टर झड़ा है तो कहीं पूरा कमरा ही इस्तेमाल के लायक नहीं। स्थानीय लोगों का आरोप, कई बार शिकायत की गई लेकिन नतीजा सिफर। ये तस्वीरें हैं टुंडी प्रखंड के गोवाकुला प्राथमिक विद्यालय की, जहां 63 बच्चे शिक्षा हासिल करने आते हैं, लेकिन जिस भवन में ये बच्चे बैठते हैं वो पूरी तरह जर्जर हो चुका है। छत कभी भी गिर सकती है, दीवारों में दरारें साफ नजर आती हैं। ऐसे में हर दिन यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि खतरे के बीच गुजरना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ साल पहाड़ प्राथमिक विद्यालय की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। यहाँ भी भवन तो बना दिया गया, लेकिन 4 दीवारी नहीं होने के कारण स्कूल पूरी तरह असुरक्षित है। चोरों ने स्कूल की पानी टंकी का मोटर तक चुरा लिया है। 47 बच्चों वाले इस स्कूल में एक ही शिक्षक के भरोसे पढ़ाई चल रही है। ऊपर से पुराना जर्जर भवन अब भी खड़ा है, जो कभी भी गिरकर बड़ा हादसा कर सकता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्या इन बच्चों को सुरक्षित माहौल और बुनियादी सुविधाएं मिल पाएंगी? शिक्षकों की गुहार के बाद अब देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक इन समस्याओं का समाधान करता है। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।